हम लोग कार्नोट साइकिल का एनालिसिस किए थे। कार्नोट साइकिल इज अ वेरी बेसिक रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस। पीवी डायग्राम 1 से 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, 2 से 3 रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, 3 से लेकर 4 रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, 4 से लेकर 1 रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। यहां पर हायर टेम्परेचर T2 है, यहां पर लोअर टेम्परेचर T1 है, क्योंकि एडियाबैटिक एक्सपेंशन में हमेशा टेम्परेचर डिक्रीज करता है। हायर टेम्परेचर पे सिस्टम के अंदर हीट गया Q2 और लोअर टेम्परेचर पे सिस्टम ने रिजेक्ट किया Q1। तो Q2 का जो एक्सप्रेशन आया था वो आया था माइनस ऑफ, तो माइनस माइनस हो गया माइनस W, तो W था माइनस NR T2 ln ऑफ V2 by V1। ये Q2 का एक्सप्रेशन आया था और Q1 का भी एक्सप्रेशन हम लोग को पता है, ये आया था RT1 ln ऑफ V4 by V3। W नेट का भी हम लोग एक्सप्रेशन निकाले, W नेट वॉज माइनस ऑफ R इंटू T2 माइनस ऑफ T1 ln ऑफ V2 by V1। ये वर्क डन है। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है और इसमें जो वर्क डन मिलता है हम लोग बोलेंगे इसको साइक्लिक वर्क डन। साइक्लिक वर्क डन मतलब कॉन्टिन्यूअस वर्क मिल रहा है हमें। अब सवाल ये उठता है कि अगर Q2 अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम के अंदर गया तो वो पूरा का पूरा वर्क डन में कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ? क्यों ऐसा हुआ कि कुछ हीट रिजेक्ट हो गया Q1, है ना? वर्क डन इतना आया, तो हम लोग ये चेक करेंगे कि इस हीट का कितना फ्रैक्शन एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हुआ है। आखिर इसी हीट का कुछ पार्ट वर्क डन मिला है ना, बाकी हीट तो निकल चुका है। यस और नो? इस हीट का कितना पार्ट, कितना फ्रैक्शन वर्क में कन्वर्ट हुआ है, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। नेक्स्ट स्टेप लिखना, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट। Efficiency of Carnot is the magnitude of the net work done obtained divided by the heat went inside। जितना हीट गया अंदर उसका कितना पार्ट, कितना फ्रैक्शन, कितना पार्ट या कितना फ्रैक्शन वर्क डन में कन्वर्ट हुआ है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन डिवाइडेड बाय Q2। देखो Q2 का मैग्नीट्यूड माइनस Q1 का मैग्नीट्यूड, वो तो वर्क डन के बराबर आएगा ही आएगा, वो तो फर्स्ट लॉ है। द नेट हीट इज ऑलवेज इक्वल टू नेट वर्क डन इन अ साइक्लिक प्रोसेस, क्योंकि डेल्टा U 0 है, Q नेट विल बी इक्वल टू माइनस W नेट। लेकिन हमारा यह सवाल है कि अगर Q2 अगर अंदर गया हीट तो वो कितना फ्रैक्शन या उसका कितना पार्ट वर्क में कन्वर्ट हुआ, उसको हम लोग बोलेंगे एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट साइकिल। और जब ये एक्सप्रेशन लिखोगे तो आप लिखोगे R T2 माइनस T1 ln ऑफ V2 by V1 डिवाइडेड बाय Q2। Q2 क्या है? R T2 ln ऑफ V2 by V1। R और ln V2 by V1 कैंसिल हो जाएगा और एफिशिएंसी आएगा आपके पास T2 माइनस ऑफ T1 डिवाइडेड बाय T2। डायरेक्ट इस्तेमाल करना एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट साइकिल निकालने में। अब सवाल यह उठता है कि हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये एफिशिएंसी 1 के बराबर हो सकता है? 1 के बराबर अगर ये ईटा का वैल्यू 1 आ जाता तो हम लोग बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा Q2 जो है वो वर्क डन में कन्वर्ट हो जाता, तभी तो 1 आता। तो चेक करेंगे इसी एक्सप्रेशन से, कैन इट बी 1? तो ईटा कैन बी 1 इफ T1 इज 0 केल्विन। मैथमेटिकली यही बोलेंगे ना, अगर T1 0 केल्विन हो जाए, अगर T1 0 केल्विन हो जाए तो ईटा कैन बी 1। या हम लोग लिख सकते ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T1 बाई T2, यह भी लिखा जा सकता है इसको। तो अगेन ईटा कैन बी 1 इफ T2 टेंड्स टू इन्फिनाइट। और ये दोनों कंडीशन इम्पॉसिबल कंडीशन है। टेम्परेचर इन्फिनाइट करके कोई सिस्टम रन किया ही नहीं जा सकता, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। एंड प्रैक्टिकली 0 केल्विन इज नॉट अचीवेबल क्वांटिटी। 0 केल्विन अचीव नहीं किया जा सकता।
तो जब 0 केल्विन अचीव नहीं किया जा सकता और इनफाइनाइट टेम्परेचर पे तो सारा सिस्टम ही मेल्ट कर जाएगा, तो कौन सा प्रोसेस कराना चाह रहे हो आप? तो प्रैक्टिकली ये दोनों चीज पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर ईटा कैन नेवर बी इक्वल टू 1। ईटा कैन नेवर बी इक्वल टू 1। मतलब सिस्टम के अंदर में जो हीट गया है उसको 100% वर्क डन में कन्वर्ट करना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। आगे लिखो स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ। स्टेटमेंट्स ऑफ सेकंड लॉ, और ये स्टेटमेंट्स याद रखिएगा। स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ, पहला केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। It is impossible to construct a device. It is impossible to construct a device. It is impossible to construct a device operating in a cyclic process. It is impossible to construct a device operating in a cyclic process. Operating in a cyclic process in which there is no other effect than, in which there is no other effect than absorption of heat, absorption of heat from a hot reservoir, absorption of heat from a hot reservoir and performing equivalent amount of work done by the system, and performing equivalent amount of work done by the system, and performing equivalent amount of work done by the system। देखो हम लोग एरिया डिफाइन कर देते हैं, उसी को कहते हैं रिजर्वायर। जैसे ये एक कमरा जो है रिजर्वायर ऑफ हीट है, ये एक कमरा माने हीट का एक टैंक है बहुत बड़ा सा। इस कमरे के अंदर हीट क्वांटिटी है और इसका टेम्परेचर कितना है T1। बाहर को कह दिए वो भी एक टैंक है, बहुत बड़ा टैंक है, वो भी हीट का ही टैंक है। बाहर का टेम्परेचर मान लो T2। T2 अगर ज्यादा है T1 से तो हीट क्या होगा, एक रिजर्वायर से दूसरा रिजर्वायर की तरफ ट्रैवल या ट्रांसफर हो रहा है। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस और मशीन और इंजन जिसमें सिर्फ और सिर्फ हीट एब्जॉर्ब होता है और इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क डन भी हो जाता है। वही तो चीज है। Q2 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हुआ हॉट रिजर्वायर से, माने टेम्परेचर T2 क्या था, ग्रेटर टेम्परेचर T1, तो हॉट रिजर्वायर से हीट अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है। कहने का मतलब केल्विन प्लैंक कहता है कि ऐसा कोई भी इंजन या डिवाइस बनाया नहीं जा सकता जिसमें ये Q1 ना निकले। Q1 निकलेगा ही निकलेगा, उसको रोका नहीं जा सकता। समझ में आ रहा? इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस इन विच द एंटायर हीट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वर्क डन एंड नो हीट इज बीइंग रिजेक्टेड। ऐसे भी समझा जा सकता है। समझ में आ रहा? अगला स्टेटमेंट क्लॉसियस स्टेटमेंट, CLAUS, क्लॉसियस, IUS, क्लॉसियस स्टेटमेंट। ये कहता है इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस It is impossible to construct a device operating in a cyclic manner, operating in a cyclic manner in which there is no effect other than,
in which there is no effect other than absorption of heat from a cold reservoir and complete rejection of that heat into the hot reservoir and complete rejection of the heat into the hot reservoir and complete rejection of heat into the hot reservoir. ऐसा कोई भी सिस्टम या डिवाइस बनाया नहीं जा सकता जिसमें सिर्फ दो ही चीज हो रहा हो। क्या हो रहा हो? वो डिवाइस ठंडे रिजर्वायर से हीट एब्जॉर्ब करता है और पूरा का पूरा हीट वो गर्म रिजर्वायर में फेंक देता है और इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मतलब आप हीट को उल्टा फ्लो नहीं करा सकते। Q1 को एब्जॉर्ब करते लो टेम्परेचर पे और Q2 को रिजेक्ट करते हाई टेम्परेचर पे, यही दो काम हो रहा होता, बीच में और कोई चीज नहीं हो रहा है। ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। एसी क्या करता है? एसी यही काम करता है। तो क्या एसी सिर्फ इतना ही काम करता है कि रूम ठंडा है वहां से हीट निकालता है और बाहर एटमॉस्फेयर गर्म है वहां पे फेंक देता है? नहीं, बीच में उसका कंप्रेसर चल रहा है, बीच में वो बिजली खा रहा है। बिना बिजली का ये काम कर सकता है वो? नॉट एट ऑल पॉसिबल। ऐसा कोई डिवाइस बनाया नहीं जा सकता जो कि ठंडे रिजर्वायर से हीट एब्जॉर्ब करे और पूरा का पूरा हीट को वो गर्म रिजर्वायर में फेंक दे, इसके अलावा कोई इफेक्ट हो ही ना। ऐसा इम्पॉसिबल है। आपको एक और इफेक्ट तो करना ही पड़ेगा और वो इफेक्ट है वर्क हैज टू बी डन ऑन द सिस्टम। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अगला स्टेटमेंट, Carnot statement. Carnot statement. The efficiency of the reversible heat engine is always greater than. The efficiency of reversible heat engine is always greater than the efficiency of reversible heat engine. Engine क्या है? Engine is a device which convert heat into mechanical work. It is impossible to convert, क्या लिखा है? The efficiency of the reversible heat engine is always greater than irreversible heat engine. Irreversible heat engine. तो इंजन इज अ डिवाइस जिससे हम लोग को वर्क मिलता है, सिस्टम के द्वारा किया गया वर्क मिलता है। और हम लोग फर्स्ट लॉ में पढ़ चुके हैं, रिवर्सिबल वर्क डन बाय द सिस्टम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इरिवर्सिबल वर्क डन बाय द सिस्टम। रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस था तो ये वर्क डन बाय द सिस्टम मिला। अगर ये इरिवर्सिबल होता तो यहां पर वर्क डन कम मिलता, वर्क डन कम मिलता तो यहां पर एफिशिएंसी कम आता। रिवर्सिबल सिस्टम का एफिशिएंसी हमेशा irreversible सिस्टम से ज्यादा होता है। Also all reversible heat engines operating between the two same temperature. All reversible heat engines operating between the two same temperature always have the same efficiency. All reversible heat engines operating between the two same temperature always have the same efficiency. कार्नोट ने बोला कि ये है दो टेम्परेचर T2 और T1, ये है सोर्स हीट का, ये भी है सोर्स हीट का, रिजर्वायर टैंक हीट का, रिजर्वायर टैंक हीट का। यहां से हीट जाएगा और यहां पे हीट थ्रो होगा। इसके बीच में, इस दो टेम्परेचर के बीच में
आप किसी भी तरह का साइक्लिक प्रोसेस कराओ, लेकिन साइक्लिक प्रोसेस कराओ, बिकॉज इंजन आर साइक्लिक प्रोसेस. Carnot engine, Carnot cycle, another cycle, another cycle, another cycle, whatever be the cyclic process, सारे के सारे रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस जो दो टेम्परेचर सेम के बीच ऑपरेट करते हुए, उनका एफिशिएंसी भी हमेशा सेम ही होता है, और वो आएगा T2 माइनस T1 अपॉन T2. क्लियर? और इसी ने कहा it is impossible to convert the entire heat into work done. Heat energy is the only form of energy which cannot be converted into, note karo, heat energy is the only form of energy which cannot be completely converted into, heat energy is the only form of energy which cannot be converted completely into, which cannot be converted completely into other forms of energy. Heat energy is the only form of energy which cannot be completely converted into other form of energy. Definitely some heat will flow from the hot body to cold body. Definitely some heat will flow from the hot body to cold body. Definitely some heat will flow from hot body to cold body. जब कार का इंजन चलता है तो इंजन सबसे ज्यादा गर्म हो जाता है. क्या इंजन का गर्म होना रोका जा सकता है? नॉट पॉसिबल. वो हीट का वेस्ट ही है ना. इंजन गर्म होकर क्या कर रहा है? कुछ नहीं. तो उस हीट को सिलेंडर पिस्टन से हीट का फ्लो टुवर्ड्स कोल्ड बॉडी रोका नहीं जा सकता. It will always flow from the hot body to cold body and it cannot be stopped. इसीलिए अगर आप हीट का रिजर्वायर आपके पास है और चाह रहे हैं कि उसको दूसरे एनर्जी में हम कन्वर्ट कर लें, तो ऐसा प्रैक्टिकली कोई भी सिस्टम पॉसिबल नहीं है कि उस पूरे हीट को आप कन्वर्ट कर लीजिएगा. कुछ ना कुछ हीट कोल्ड बॉडी की तरफ अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा, जिसको आप रोक नहीं सकते. दिस ऑल आर स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. क्लियर है? ऐसे सोचो, कार्नोट साइकिल ये हाई टेम्परेचर था, ये लो टेम्परेचर है. अगर हम इस कार्नोट साइकिल को ऐसे देखें तो ऐसा देखने में महसूस हो रहा है कि हीट जो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो कर रहा है. जब हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो करता है, वी ऑलवेज गेट वर्क डन बाय द सिस्टम. और यही प्रोसेस अगर आपको उल्टा करना पड़ा, so we will have to do work on the system. Then only it is possible. So whenever heat flows from high temperature to low temperature, work will be done by the system, या हमें सिस्टम से वर्क मिल सकता है. तो इस पूरे कार्नोट साइकिल को हम लोग ऐसे इमेजिन कर सकते हैं सिंपली. ये है सोर्स, रिजर्वायर, रिजर्वायर ऑफ हीट जिसका टेम्परेचर क्या था? T2. ये है दूसरा सोर्स जिसको हम बोल रहे हैं सिंक. जहां हीट फेंका जाता है वो कहलाता है सिंक. जहां से हीट एब्जॉर्ब किया जाता है वहां कहते हैं सोर्स. इसका टेम्परेचर है T1. बीच में सिस्टम ने Q2 अमाउंट ऑफ हीट को गेन किया फ्रॉम द सोर्स एट T2, और सिस्टम ने ही Q1 अमाउंट ऑफ हीट को रिजेक्ट किया एट इन अ सिंक ऑफ टेम्परेचर T1. तो हमें मिला वर्क नेट. नेट वर्क विल बी डन बाय द सिस्टम. और यही अगर रहता मान लो, और यहां पर हम बोल रहे T2 ग्रेटर देन T1, यही प्रोसेस को अगर हमें उल्टा करना पड़ता, T1 बीच में सिस्टम, T2 हीट निकालता वो Q1 T1 से और फेंकता हीट Q2 हायर टेम्परेचर T2 पे, देन वर्क हैज टू बी डन ऑन द सिस्टम. बिना वर्क का ये दूसरा वाला प्रोसेस पॉसिबल नहीं है. तो जब हीट अपने आप हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो करता है तो हमें वर्क मिलता है सिस्टम से. लेकिन अगर उसके डायरेक्शन को अगर आपको अपोजिट करना होगा तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. और वो कुछ ना कुछ क्या है? वर्क हैज टू बी डन ऑन द सिस्टम.
क्लियर? अब देखो W नेट का मैग्नीट्यूड हम लोग लिख सकते हैं Q2 प्लस Q1। कार्नोट वाला देखो साइकिल, Q2 का साइन पॉजिटिव था और Q1 का साइन अपने आप में नेगेटिव है। Q2 का साइन पॉजिटिव है, Q1 का साइन नेगेटिव है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो रिजल्टेंट मिलेगा ना। Q1 था मान ले +100, Q2 था -20, तो Q1 प्लस Q2 को जब जोड़ देंगे तो +80 आ जाएगा ना। तो Q2 प्लस Q1 अपने आप में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वर्क नेट। तो हम लोग एफिशिएंसी को लिख सकते हैं Q2 प्लस Q1 अपॉन, ये तो वर्क नेट अपॉन हीट एब्जॉर्ब, ये भी एफिशिएंसी है। और ये किसके बराबर है? T2 माइनस T1 अपॉन T2 के बराबर है। तो कार्नोट साइकिल में ये एक्सप्रेशन भी याद रखिएगा, Q2 प्लस Q1 बाई Q2 इज ऑलवेज इक्वल टू T2 माइनस ऑफ T1 अपॉन T2। दोनों के दोनों एफिशिएंसी सिंप्लीफाई करें, 1 प्लस Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू 1 माइनस T1 अपॉन T2। 1 कट गया और इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है Q2 बाई T2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q1 बाई T1। Q2 by T2 is equal to minus of Q1 by T1। ये और ये सेम चीज है, Q2 by T2 is equal to minus of Q1 by T1। या लिख सकते Q2 by T2 plus Q1 by T1 is equal to 0। अब देखो Q2 बाई T2 मतलब जो हीट एक्सचेंज जिस टेम्परेचर पे हुआ है उसका रेशियो Q2 बाई T2। जो हीट एक्सचेंज जिस टेम्परेचर पे हुआ है Q1 बाई T1, Q2 बाई T2, ये दोनों का वैल्यू क्या रहा है? बराबर। क्योंकि Q1 के सामने माइनस लग जाना अपने आप में उसको पॉजिटिव कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि Q1 नेगेटिव था तो माइनस Q1 क्या होगा? पॉजिटिव। तो हीट अपॉन टेम्परेचर एट विच इट वाज एक्सचेंज्ड, हीट अपॉन टेम्परेचर बराबर आ रहा है। तो डेफिनेटली ये हीट अपॉन टेम्परेचर कोई एक स्पेशल क्वांटिटी है। डेफिनेटली ये हीट अपॉन टेम्परेचर इज सम क्वांटिटी जो कि हम लोग देख रहे हैं कि बराबर है हीट एक्सचेंज अपॉन टेम्परेचर एट विच इट वाज एक्सचेंज, दैट इज रिमेनिंग कांस्टेंट बराबर। खैर Q2 बाई T2 प्लस Q1 बाई T1 इज इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आ रहा? मान लो कि एक कार्नोट साइकिल वन से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1, एक बड़े से कार्नोट साइकिल में, ठीक है, हमें पता है कि Q2 टोटल हीट गया, Q1 टोटल हीट रिजेक्ट हुआ। दिस वाज हैपनिंग एट टेम्परेचर T2, दिस वाज हैपनिंग एट टेम्परेचर T1। एक बड़े से कार्नोट साइकिल को अगर मैं 4 छोटे छोटे कार्नोट साइकिल में ब्रेक कर दूं, ये पहला कार्नोट साइकिल है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 छोटे छोटे कार्नोट साइकिल में अगर ब्रेक कर दूं तो ये पॉसिबल है, क्योंकि बीच का जो एरिया है वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा 4 पार्ट में। या हम बोल सकते हैं कि 4 छोटे छोटे कार्नोट साइकिल का जो एरिया वर्क डन है, चारों को मिला दो तो वो नेट वर्क डन के बराबर आ जाएगा। क्यों नहीं आएगा? जैसे ऐसे समझो कि पहला वाला कार्नोट साइकिल जो है वो ऐसे ऑपरेट कर रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। उसी तरह दूसरा वाला ऑपरेट किया, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल। तीसरा वाला आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। अगेन आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। क्लियर?
ये बीच में एक इंटरमीडिएट लाइन है T3। T3 T2 से तो छोटा है लेकिन T1 से बड़ा है। मान लो इस छोटे वाले कार्नोट साइकिल पे गया Q2 प्राइम हीट और इसमें गया Q2 डबल प्राइम हीट, तो हम बोल सकते हैं कि Q2 प्राइम प्लस Q2 डबल प्राइम वो Q2 के बराबर है। हीट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने। अगर यहां रिजेक्ट हुआ Q1 प्राइम हीट, यहां पर रिजेक्ट हुआ Q1 डबल प्राइम हीट, तो हम लिख सकते हैं Q1 प्राइम प्लस Q2 डबल प्राइम, Q1 डबल प्राइम इज Q1। हीट रिजेक्टेड भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया है कि नहीं है। लेकिन बीच में, यहां और यहां के बीच में मान लेते हैं कि यहां हीट एक्सचेंज हुआ है Q3 प्राइम, यहां हीट एक्सचेंज हुआ है Q3 डबल प्राइम। अगर हम इस चीज को ऐसे देखें, ध्यान देना, ये पहला कार्नोट साइकिल जिसमें Q2 प्राइम हीट गया और Q3 प्राइम हीट रिजेक्ट हो गया। ये टेम्परेचर T2 था, ये टेम्परेचर T3 था, ये वाला बना है। और ठीक उसके नीचे वाले को देखो, जो ये रिजेक्ट किया है उसके नीचे वाले ने गेन किया है। यहीं पर Q3 रिजेक्ट हुआ, Q3 गेन हुआ, कितने पे? T3 पे। और उसके बाद भी एक छोटा सा कार्नोट साइकिल जो टेम्परेचर T1 पे है। समझ में आ रहा? और यहां कितना हीट रिजेक्ट कर रहा है वो Q1 डबल प्राइम। उसी तरीके से बगल में भी टेम्परेचर T2 कांस्टेंट ही है, इसने गेन किया कितना? Q2 डबल प्राइम, रिजेक्ट किया Q3 डबल प्राइम T3 टेम्परेचर पे, और वही गेन हो रहा। समझ में आ रहा है? चार छोटे छोटे, तो यहां भी वर्क डन मिलेगा, यहां भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा और यहां भी मिलेगा। चारों वर्क डन को जोड़ देंगे, वो बड़े वाले वर्क डन के बराबर हो जाएगा। तो व्हाट आई वांट टू से शो हियर कि एक बड़े से कार्नोट साइकिल को अगर हम चार छोटे छोटे कार्नोट साइकिल में ब्रेक करना चाहें तो एग्जैक्टली ब्रेक हो सकता है। 4 में कर ले या 8 में कर ले, लेकिन कार्नोट साइकिल को छोटे छोटे कार्नोट साइकिल में एग्जैक्टली तोड़ा जा सकता है। और वो छोटे छोटे कार्नोट साइकिल का जो एरिया आएगा साइकिल के बीच में, सबको जोड़ दोगे तो वो बड़े वाले का एरिया के बराबर आएगा। ये बात समझ में आ रहा? ये बात समझ में आ रहा? ओके। बड़े वाले के लिए हम लोग क्या डिराइव किए? Q2 बाई T2 प्लस Q1 बाई T1 इज इक्वल टू 0। अब यही चीज हम हर छोटे वाले के लिए लिखेंगे, ध्यान देना। पहला Q2 प्राइम अपॉन T2 प्लस Q3 प्राइम अपॉन T3, यही आएगा ना सम? किसके बराबर ये होगा? 0 के बराबर। जैसे बड़े वाले के लिए वैलिड वैसे छोटे वाले के लिए वैलिड है। समझ में आ रहा? उसी तरीके से अब हम ठीक इसके नीचे वाले के लिए लिख रहे हैं। ये Q3 का साइन नेगेटिव है, समझ में आ रहा है? लेकिन यहां पर चूंकि वो गेन कर रहा है, तो हम यहां पर इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या लिखेंगे? Q3 प्राइम के आगे माइनस साइन लगाएंगे। सिमिलरली यहां पर माइनस Q3 डबल प्राइम लिखेंगे, तब ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि हीट गेन पॉजिटिव, ये भी हीट गेन पॉजिटिव। तो ठीक इसके नीचे वाले के लिए अब लिख रहे हैं हम, तो लिखेंगे माइनस Q3 प्राइम अपॉन T3 प्लस Q1 प्राइम अपॉन T1, ये भी 0। तीसरे के लिए लिखे Q2 डबल प्राइम अपॉन T2 प्लस Q3 डबल प्राइम अपॉन T3। चौथे के लिए लिखे माइनस Q3 डबल प्राइम अपॉन T3 प्लस Q1 डबल प्राइम अपॉन T1। यह सब किसके बराबर होगा? और आप क्लियरली ऑब्जर्व करोगे, ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया। Q2 प्राइम प्लस Q2 डबल प्राइम, Q2 प्राइम प्लस Q2 डबल प्राइम किसके बराबर है? Q2। तो ये दोनों को जोड़ोगे
तो बन जाएगा Q2 अपॉन T2, और ये दोनों को जोड़ दोगे तो बन जाएगा Q1 अपॉन T1। ये तो है ही 0। दो चीज हम कंक्लूड कर रहे हैं। पहला चीज लिख रहे, समेशन ऑफ QI बाई TI इज इक्वल टू 0। बड़े से कार्नोट साइकिल को मैंने 12 छोटे छोटे साइकिल में तोड़ दिया, तो हर छोटे छोटे का Q बाई T को अगर हम जोड़ेंगे तो अल्टीमेटली क्या आएगा? 0। समेशन ऑफ QI बाई TI इज इक्वल टू 0। लिख सकते हैं कि नहीं? और दूसरी बात यह ऑब्जर्व करने वाली है कि जब हम लोग जोड़ते हैं ना, तो अंदर में जो हीट एक्सचेंज हो रहा है वो अपने आप कैंसिल हो जाता है। कौन सा हीट बचता है? ये लाइन वाला और ये लाइन वाला। तो हम जनरलाइज कर रहे, कौन सा हीट बचता है? ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन। ठीक है, ये दोनों लाइन में तो हीट एक्सचेंज क्या है? 0 है। बीच में जो हीट एक्सचेंज हो रहा है उसके इंडिपेंडेंट व्हाट वी गेट, इट इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ द एंटायर साइक्लिक प्रोसेस। साइकिल के बाउंड्री पे इंटीग्रेशन, अंदर में क्या हो रहा है उसके इंडिपेंडेंट। जैसे Q3 प्राइम और माइनस Q3 प्राइम अपने आप कट गया कि नहीं है? अल्टीमेटली क्या बचा? Q2 बाई T2 प्लस Q1 बाई T1 ना। तो Q2 क्या था? टोटल हीट ऑन द लाइन 1, और Q1 था टोटल हीट ऑन द लाइन 2। और यहां पे दो लाइन ऐसे हैं जो एडियाबेटिक है, वहां हीट एक्सचेंज होता ही नहीं। समझ में आ रहा क्या लिखी? यहां तो कॉपी करो थोड़ा फटाफट जल्दी। देखो, अब अगर हम तुमसे बोलें कि प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, टेक एनी जनरल रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस। अब कोई कार्नोट साइकिल लेना जरूरी नहीं है। मान लो ये स्टेट 1 था, हम स्टेट 1 से गए स्टेट 2 किसी एक प्रोसेस से मेरे को कोई मतलब नहीं, और स्टेट 2 से चले गए वापस स्टेट 1, स्टेट 2 से वापस चले गए स्टेट 1 पे। रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस। ध्यान रहे, साइकिल का हर स्टेप रिवर्सिबल होता है तो ही वो रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है। अगर एक 4 स्टेप का प्रोसेस हो रहा है साइक्लिक, अगर उसमें से एक भी प्रोसेस अगर इरिवर्सिबल हुआ तो पूरे साइकिल को हम लोग इरिवर्सिबल साइकिल बोलते हैं। रिवर्सिबल साइक्लिक बोलने के पीछे क्या कारण है? ऑल द स्टेप शुड बी रिवर्सिबल। If any of the step is irreversible, then the entire cyclic process is irreversible. ये कार्नोट साइकिल नहीं है, कोई एक जनरल प्रोसेस है। एक बार एक्सपेंशन किए, वापस कंप्रेस कर दिए, एक तक वापस पहुंच गए, है तो ये रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, अगर हम तुमसे अब बोले यहां भी वर्क डन क्या होगा? एरिया अंडर द साइकिल क्लॉकवाइज चल रहा है, यहां भी वर्क डन बाय द सिस्टम मिलेगा। ये सब तो बात समझ में आ रहा है। अब अगर हम तुमसे बोले कि अरे इस साइकिल का एरिया को 4 कार्नोट साइकिल से तोड़ो, जैसे वहां तोड़े थे, क्या यह पॉसिबल हो पाएगा? क्या उन चारों कार्नोट साइकिल का एरिया को जोड़ने पे हमें यह साइक्लिक प्रोसेस का एरिया मिल जाएगा? यह कार्नोट साइकिल नहीं है, लेकिन हम तुमसे बोल रहे हैं कि ऐसा करो कि इसके एरिया को आप 4 कार्नोट साइकिल से तोड़ो। अब तोड़ पाओगे? ऐसे तोड़ो या ऐसे ब्रेक करो कि उन चारों का जो एरिया है उनका सम इस एरिया के बराबर आ जाए। माने इनडायरेक्टली हम तो आपसे यही बोल रहे हैं ना कि एक क्यूब दे दिए और क्यूब को ट्रायंगल में तोड़ना है। अरे क्यूब को छोटे छोटे क्यूब में तोड़ेंगे और उन छोटे छोटे क्यूब को फिर जब जोड़ेंगे तो मेरे को बड़ा क्यूब मिलेगा। A square area can be 100% broken exactly by small squares. लेकिन स्क्वायर एरिया को बोले कि 4 सर्कल में तोड़ दे, पॉसिबल है क्या? तो वही बात हो गई ना यहां पर कि अरे यार ये कार्नोट साइकिल नहीं है। कार्नोट साइकिल को कार्नोट साइकिल से तोड़ा जा सकता है,
लेकिन एक जनरल रिवर्सिबल कोई साइक्लिक प्रोसेस है, उसको आप बोलोगे कि 2 कार्नोट साइकिल में 4 कार्नोट साइकिल में तोड़ दो छोटे छोटे, तो क्या वो पॉसिबल है? अरे समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं? आज सिर्फ बोलने का ही दिन है। सेकंड लॉ क्यों आया वो समझ लो। चाहते तो सीधे एंट्रोपी लिख देंगे हम, सीधे फॉर्मूला। आंख खोल के नींद मत मारो। जो बताने का कोशिश कर रहे हैं वो समझो। क्या इस एरिया को 4 कार्नोट साइकिल से तोड़ा जा सकता है? नो सर, क्योंकि उन चारों का जो जोड़ होगा वो कभी भी एग्जैक्टली मैच नहीं करेगा इस एरिया के बराबर। लेकिन अगर हम तुमसे एक छोटा सा कंसेप्ट बोलें, कैन इट बी ब्रोकन बाय इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल कार्नोट साइकिल? यस सर, कैलकुलस सर। अगर हम बोल दें कि इसका एरिया को डी ऑफ कार्नोट साइकिल से ब्रेक कर, तो वो तो पॉसिबल है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी जनरल रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस को हम लोग छोटे छोटे कार्नोट साइकिल से बिल्कुल उसके एरिया को ब्रेक कर सकते हैं, 4 से नहीं, और इसके लिए इनफाइनाइट नंबर चाहिए होगा, लेकिन किया जा सकता है। चलो कर दिए। बहुत छोटे से कार्नोट साइकिल में हीट का एक्सचेंज को क्या बोलेंगे? डीक्यू, है कि नहीं? तो जिस तरीके से मैंने समेशन ऑफ क्यू आई बाई टी आई लिख दिया, उसी तरीके से हम यहां पर लिख सकते हैं समेशन ऑफ डी क्यू आई बाई टी आई विल बी इक्वल टू 0। और ये हमें अच्छी तरह पता है कि साइकिल के बीच में हीट एक्सचेंज अपने आप कट जाता है। कौन सा हीट बचता है? ये सरफेस लाइन पे, यहां और, समझ में आ रहा? इसी समेशन को हटा के हम लिख दे रहे इंटीग्रल। कैसा इंटीग्रल? 1 से 2 प्लस 2 से 1 डी क्यू बाई टी इज इक्वल टू 0। और इसी चीज को हम फिर लिख दे रहे साइक्लिक इंटीग्रल, क्योंकि साइक्लिक इंटीग्रल यही है, कंप्लीट साइकिल में इंटीग्रेट करना। साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी इज इक्वल टू 0। और बढ़िया से लिख दे रहे साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी ऑफ क्यू बाई टी इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये जो क्वांटिटी है ये एक स्टेट फंक्शन है। ये तो पहला दिन पढ़े थे हम लोग। और इसी स्टेट फंक्शन को हम लोग कहते हैं एंट्रोपी, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी ऑफ एस इज इक्वल टू 0। कॉपी करो यहां तक। डी एस इज बेसिकली डी क्यू बाई टी। डी एस इज बेसिकली डी क्यू बाई टी। अब ध्यान रखना, अलग रंग से लिख रहे हैं हम, और अलग रंग से इसलिए लिख रहे हैं कि इसका बहुत इंपॉर्टेंस है इस टॉपिक में। हमने लिख दिया रिवर्सिबल। ये एंट्रोपी का कंसेप्ट कहां से आया? रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस से। इसलिए डीएस हमेशा डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी होता है। डीएस इज ऑलवेज डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी। डी क्यू इरिवर्सिबल बाई टी को हम लोग एंट्रोपी चेंज नहीं कहेंगे, डीएस नहीं कहेंगे। डीएस इज ऑलवेज डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी। या अगर हम इंटीग्रेट कर दें यहां 1 से 2 तक, तो 1 से 2 तक इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या बन जाएगा? डेल्टा एस, सिस्टम का डेल्टा एस इंटीग्रल 1 से 2 डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी। अब डी क्यू जैसा भी होगा वह पुट कर, इंटीग्रेट कर, लिमिट बिटा। ये जनरल एक्सप्रेशन है एंट्रोपी चेंज का। किसी भी सिस्टम का एंट्रोपी चेंज हमेशा इंटीग्रल डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी से निकाला जाता है। एंड एस इज अ स्टेट फंक्शन, एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। एंट्रोपी का यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ एंट्रोपी दैट विल बी जूल पर केल्विन। जूल पर केल्विन, कैलोरी पर केल्विन, ये होगा यूनिट एंट्रोपी का। सेंटेंस में नोट करो, एंट्रोपी चेंज ऑफ एनी सिस्टम इज ऑलवेज कैलकुलेटेड
entropy change of any system is always calculated by assuming it to be a reversible process. Entropy change of any system is always calculated. Entropy change of any system is always calculated by assuming it to be a reversible process. देख, हो सकता है सिस्टम में एक्चुअली रिवर्सिबल प्रोसेस चल रहा हो, तो एजम्पशन की कोई आवश्यकता नहीं है. लेकिन अगर किसी सिस्टम में इरिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है, मान ले इरिवर्सिबल आइसोथर्मल, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक, अगर हमसे बोला गया कि उस प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करो, तो हम क्या मान लेंगे? लेट इट बी अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल, तो एंट्रोपी चेंज निकालेंगे. लेट इट बी अ रिवर्सिबल एडियाबेटिक, तब एंट्रोपी चेंज निकालेंगे. समझ में आ रहा? क्योंकि एंट्रोपी का कंसेप्ट रिवर्सिबल प्रोसेस से आया है और हर हाल में एंट्रोपी का चेंज हम लोग कैलकुलेट करेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस मानते हुए. नाउ सिंस एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन, एस इज स्टेट फंक्शन, अगर एस स्टेट फंक्शन है तो एस विल बी अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम. हर स्टेट फंक्शन स्टेट वेरिएबल का ही फंक्शन होता है, तो एंट्रोपी भी स्टेट वेरिएबल का ही फंक्शन होगा. टेम्परेचर का फंक्शन होगा, प्रेशर का होगा, वॉल्यूम का होगा. हो सकता है टेम्परेचर बढ़ा घटा, एंट्रोपी बढ़ा घटेगा. वॉल्यूम बढ़ा घटा, एंट्रोपी बढ़ घट सकता है. प्रेशर बढ़ा घटा तो एंट्रोपी बढ़ घट सकता है, क्योंकि एंट्रोपी क्या है? स्टेट फंक्शन है. समझ में आ रहा? Entropy change of any system is always calculated by assuming it to be a reversible process. भले रिवर्सिबल हो या ना हो, हमेशा रिवर्सिबल मानते हुए हम लोग एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करेंगे. कैसे करेंगे सब हम दिखाएंगे, लेकिन इतना भी दिमाग फिट कर लो कि सिस्टम का एंट्रोपी चेंज हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस मानते हुए ही किया जाता है. ठीक है? अब For surrounding the temperature, pressure and volume remains constant. सराउंडिंग का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होता है, सराउंडिंग का प्रेशर हमेशा कांस्टेंट होता है, और सराउंडिंग का वॉल्यूम अपने आप में कांस्टेंट है. तो उसका ना तो टेम्परेचर चेंज करता, ना तो प्रेशर चेंज करता, ना तो वॉल्यूम चेंज करता. तो क्या एंट्रोपी का सराउंडिंग कांस्टेंट है? नहीं. एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय द एक्चुअल हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग. Entropy change of the surrounding is always calculated by the actual heat exchange of the surrounding. सराउंडिंग के साथ जो एक्चुअल हीट का एक्सचेंज होगा, क्योंकि हमें पता है कि ds dq रिवर्सिबल बाई t होता है, तो सराउंडिंग के लिए सिर्फ लिख देंगे ds इज dq बाई t. एंड व्हाट इज dq? एक्चुअल हीट एक्सचेंज ऑफ द सराउंडिंग. सराउंडिंग के साथ एक्चुअल हीट एक्सचेंज कितना हुआ, वो डिवाइडेड बाय टेम्परेचर. तो ध्यान रहे, ये तो हम लोग लिखे हैं सिस्टम के लिए, और सराउंडिंग के लिए देखो ds इज इक्वल टू dq बाई t, और dq क्या लिख रहे हैं हम? एक्चुअल फॉर सराउंडिंग. अब चूंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा. सराउंडिंग का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा. तो अल्टीमेटली क्या इंटीग्रेट करोगे? dq का इंटीग्रेशन क्या आएगा? q. तो q एक्चुअल अपॉन t विल गिव यू द एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग. अब व्हाट इज एंट्रोपी? नोट करो, एंट्रोपी आखिर क्या होता है. जैसे हम लोग हर चीज पढ़े, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, एंथैल्पी क्या होता है, सिस्टम का एंट्रोपी क्या होता है. Entropy is the degree of randomness. Entropy is the degree of randomness, disorderness, randomness, disorderness,
फ्री स्पेस, फ्रीडम, free space, freedom of any system. Free space, freedom of any system. उसे कहते हैं एंट्रोपी। रैंडमनेस, जितना बिखरा हुआ सिस्टम उतना ज्यादा एंट्रोपी। अब गैस है, गैस सिस्टम है, तो गैस के क्या होंगे? उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे। उस मॉलिक्यूल जितने रैंडम तरीका से मोशन कर ले उतना ज्यादा एंट्रोपी। लेकिन सॉलिड में मॉलिक्यूल सब एक पर्टिकुलर ऑर्डर्ड तरीका से अरेंज्ड रहता है, तो वहां बोलेंगे एंट्रोपी कम है। लिक्विड में उससे एंट्रोपी थोड़ा ज्यादा है क्योंकि मॉलिक्यूल थोड़ा मूव करने लगा, और गैस में तो हाईली रैंडम मोशन चलता, तो वहां एंट्रोपी क्या है? मैक्सिमम है। जितना ज्यादा बिखरा हुआ स्थिति उतना ज्यादा एंट्रोपी, जितना ज्यादा रैंडम अरेंजमेंट, जितना ज्यादा डिसऑर्डरनेस, दैट इज एंट्रोपी। तुम खुद सोचो, थोड़ा नेचर में आते, एक इंसान को हाथ पैर ऐसे करके बोला गया कि बस ऐसे ही करके रह जा 4 घंटे, हिलना नहीं है, क्या वो रह पाएगा? उसका इच्छा करेगा कि अरे हटा यार, थोड़ा घूमे फिरे। तो पहले उसको बोला गया कि तू एकदम ऑर्डर्ड तरीका से रह, एकदम स्टैंड, क्या होता है, अलर्ट। लेकिन वो हमेशा क्या चाहता है? स्टैंड एट ईज। समझ आ रहा है? नेचुरल टेंडेंसी है। ये क्लास में जितने भी स्टूडेंट है सब ऑर्डर्ड तरीका से बैठे हुए, जैसे ही बाहर जाएंगे तुमको कोई बोलेगा नहीं कि डिसऑर्डर हो जाओ, वो ऑटोमेटिक हो जाओगे। कोई उसके बेंच में चला जाएगा, कोई इसके बेंच में चला जाएगा, कोई खड़ा हो जाएगा, कोई बैठ जाएगा। तो क्लास का डिसऑर्डरनेस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इट इज अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एनी सिस्टम टू मूव फ्रॉम अ हाईली ऑर्डर्ड स्टेट टू अ हाईली डिसऑर्डर्ड स्टेट। ये इंसानों में भी होता है, मॉलिक्यूल्स में भी होता है, और हर सिस्टम में यह पाया जाता है। हर सिस्टम हाईली ऑर्डर्ड स्टेट से हाईली डिसऑर्डर्ड स्टेट की ओर जाने का चाह रखता है, टेंडेंसी रखता है। यह नेचर में पाया जाता है, यह नेचुरल टेंडेंसी है, किसी का बनाया हुआ नहीं। नेचुरल टेंडेंसी दैट एवरी सिस्टम ऑलवेज हैव अ टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम अ हाईली ऑर्डर्ड स्टेट टू हाईली डिसऑर्डर्ड स्टेट। एक छोटे से कमरे में बंद होना अच्छा लगता है कि एक बड़े से हॉल में बैठना अच्छा लगता है? ऑब्वियसली दे देंगे छोटा सा कमरा 4 बाई 4 फुट या 2 बाई 2 फुट का, बोलेंगे उसमें बैठ 4 घंटे, अच्छा लगेगा? नहीं। लेकिन इच्छा करेगा कि यार हॉल में है, फ्रीडम, स्पेस है कि नहीं? बाहर प्रेशर कम रखे, अंदर प्रेशर ज्यादा है, गणित मत लगाओ। आखिर सोचो, बाहर प्रेशर कम है, अंदर प्रेशर ज्यादा है, यही इंफॉर्मेशन है ना। गैस तुरंत एक्सपैंड करता है, क्या आप करते हो उस एक्सपेंशन? गैस एक्सपैंड करेगा कि नहीं करेगा? माल एक्सपैंड कर गया, क्या वो अपने आप कंप्रेस कर जाएगा? क्या कभी वो अपने आप कंप्रेस करने का टेंडेंसी रखेगा उसके बाद? नहीं। तो आखिर क्या कारण है? एक तरफ एक्सपेंशन तो अपने आप हो गया, लेकिन वो पिस्टन अपने आप नीचे नहीं आता जब तक कि बीच नीचे का गैस ना निकाल दो बाहर। सोचने वाली बात है कि नहीं है? तो उसमें उसका फ्रीडम बढ़ रहा है, उसका एक स्पेस बढ़ रहा है, उसका एक एंट्रोपी बढ़ रहा है। हर सिस्टम का चाहत रहता है कि भाई अपना मोर ऑर्डर्ड स्टेट से हमेशा हाईली डिसऑर्डर्ड स्टेट की तरफ आगे बढ़े। हम शुरू में एग्जांपल लिए थे कि शुगर का क्रिस्टल सॉलिड पानी में डाल दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप घुल जाएगा। क्यों घुला भाई? वो हाईली ऑर्डर्ड कंडीशन में था पहले, पानी में जाते ही उसको मौका मिला, मौका का पूरा पूरा फायदा उठाया। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन फिर से उनको एक साथ ऑर्डर्ड स्टेट में निकालना डिफिकल्ट काम है। और उसी तरीके से हम लोग यहीं पे प्रूफ करेंगे कि जब भी हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर मूव करता है
तो डिसऑर्डरनेस बढ़ता है। हर सिस्टम का ही चाहत होता कि डिसऑर्डरनेस बढ़े। समझ में आ रहा है? और ये टेंडेंसी के वजह से ही हर प्रोसेस एक डायरेक्शन में तो अपने आप हो जाता है, लेकिन उसी के उल्टे डायरेक्शन में वो अपने आप। समझ में आ रहा? इज दिस क्लियर? सो द मेन रीजन बिहाइंड अ डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनिटी इज एंट्रोपी। नोट करो, एवरी सिस्टम हैज अ नेचुरल टेंडेंसी, every system has a natural tendency to go from, every system has a natural tendency to go from a highly ordered state, every system has a natural tendency to go from a highly ordered state to a highly disordered state. And this is the main reason behind spontaneity in one particular direction. And this is the main reason behind spontaneity in one particular direction. And this is the main reason behind spontaneity in one particular direction. क्लियर? तो ये हम लोग यहां पर देखेंगे कि जब हीट फ्लो करता है ना हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर, एक गर्म ऑब्जेक्ट को ठंडे ऑब्जेक्ट के साथ टच करा दो, दोनों ऑब्जेक्ट एक टाइम के बाद सेम टेम्परेचर पे आ जाएगा, क्योंकि हीट हमेशा फ्लो करेगा हाई टेम्परेचर से। और उस प्रोसेस में भी एंट्रोपी ऑफ द एंटायर सिस्टम इंक्रीजेस। एक गैस दूसरे गैस के साथ बहुत आसानी से मिक्स कर जाता है, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। डिफ्यूजन हैपेंस स्पॉन्टेनियसली, वहां भी एंट्रोपी बढ़ता है। समझ में आ रहा? सॉलिड का एंट्रोपी कम, लिक्विड का एंट्रोपी ज्यादा, गैस का एंट्रोपी सबसे ज्यादा। देखो, टेंडेंसी होता है हर सिस्टम के पास कि वो अपना एंट्रोपी बढ़ाए, डिसऑर्डरनेस बढ़ाए, रैंडमनेस बढ़ाए, फ्रीडम बढ़ाए, लेकिन हर प्रोसेस होता तो सराउंडिंग में। हर प्रोसेस होता तो सराउंडिंग में, तो सराउंडिंग का भी मर्जी लेना पड़ेगा। सिर्फ सिस्टम अपना स्वार्थ पूरा करे ऐसा हो ही नहीं सकता, सराउंडिंग को लात मार के चढ़ जाए। तो हर प्रोसेस चूंकि सराउंडिंग में होता है, इसलिए सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का टेंडेंसी को हम लोग लेते हुए डिसाइड करेंगे कि वो प्रोसेस होगा कि नहीं होगा अपने आप। देखो, लिक्विड वाटर और वाटर वेपर, तो हमें पता है कि वाटर वेपर में मॉलिक्यूल्स का एंट्रोपी ज्यादा खुश है, वो लिक्विड में आना या सॉलिड में जाना नहीं चाह रहा। लेकिन फिर भी उस वाटर वेपर को अगर हम -5 डिग्री वाला एटमॉस्फेयर में रख दें, वाटर वेपर को 0 डिग्री वाला एटमॉस्फेयर में रख दें, तो वो वाटर वेपर अपने आप कंडेंस कर जाता है। तो ये भी तो अपने आप हुआ, अपना एंट्रोपी घटाया अपने आप। बात समझ में आ रहा? सो इट डिपेंड्स ऑन सिस्टम एज वेल एज surrounding. Only system cannot decide, only surrounding cannot decide. Both system and surrounding decide whether the process will be spontaneous or not. हो सकता है कि किसी प्रोसेस में सराउंडिंग का एंट्रोपी बहुत बढ़ रहा है, लेकिन सिस्टम का एंट्रोपी थोड़ा घट रहा है, सराउंडिंग डोमिनेटिंग हो जाएगा। हो सकता है किसी प्रोसेस में सिस्टम का एंट्रोपी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, सराउंडिंग का थोड़ा घट रहा है, तो सिस्टम डोमिनेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा? ठीक है। अब देखो, हम लोग Q2/T2 प्लस Q1/T1 इज इक्वल टू 0 प्रूव किए थे। किसके लिए? रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस के लिए। समझ में आ रहा? Q2/T2 प्लस Q1/T1 इज इक्वल टू 0। या हम बोल सकते हैं कि पहले तो ये Q2 प्लस Q1/Q2 था, जो कि एफिशिएंसी T2 माइनस T1 अपॉन T2 के बराबर था, और वहां से हम लोग ये एक्सप्रेशन निकाले थे। रिवर्सिबल प्रोसेस में
रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन बाय द सिस्टम इज मैक्सिमम। तो अगर हम बोले फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, अगर हम Q2 और Q1 दोनों को जोड़ दें साइन के साथ तो ये वर्क डन मिलेगा, लेकिन ये वर्क डन कम मिलेगा, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन बाय द सिस्टम इज लेस। सो दिस एफिशिएंसी विल बिकम लेस। किसके एफिशिएंसी से? कार्नोट के एफिशिएंसी से ये एफिशिएंसी कम हो जाएगा। समझे हम क्या लिखे? अगर एक इरिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस में Q2 अमाउंट ऑफ हीट अंदर गया और Q1 रिजेक्ट हुआ, इरिवर्सिबल में, तो Q2 प्लस Q1 क्या देगा? वर्क डन। और वो वर्क डन कैसा होगा? इरिवर्सिबल वर्क डन बाय द सिस्टम विच इज ऑलवेज लेस। तो उस साइक्लिक प्रोसेस का एफिशिएंसी कार्नोट वाले का एफिशिएंसी से क्या हो जाएगा? कम। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा Q2 बाई T2 प्लस Q1 बाई T1 विल बी लेस देन 0। समझ में आ रहा है? लेस देन 0 किसके लिए? इरिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस के लिए। जब ये एक्सप्रेशन हमारे पास था तो कार्नोट को 4 कार्नोट में ब्रेक किए, फिर हम लोग इन्फिनिटेसिमली स्मॉल कार्नोट में ब्रेक किए और प्रूफ किए कि साइक्लिक इंटीग्रल DQ रिवर्सिबल बाय T हमेशा 0 होता है। ये 0 था, 0 आया। अगर ये लेस देन 0 है तो सेम तरीका से हम लोग क्या बोल सकते हैं? साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ DQ इरिवर्सिबल बाय T विल बी लेस देन 0 बोल सकते हैं कि नहीं? और इसी इक्वेशन को बोला जाता है क्लॉसियस इनइक्वालिटी ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ DQ इरिवर्सिबल बाय T इज ऑलवेज लेस देन 0। Cyclic integral of DQ irreversible by T is always less than 0. क्लियर है? क्लियर एवरीवन? ठीक है। कंसिडर एन irreversible cyclic process आज ही वर्क थियरी है, अगले क्लास से न्यूमेरिकल हम लोग शुरू कर देंगे, लेकिन ये सारे चीजें ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल में पूछी जाती हैं, इसलिए ध्यान रख के सब कुछ अच्छे से रिवाइज कर लेना। एक इरिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस हम इमेजिन कर रहे, ध्यान दो कैसा? स्टेट ए से स्टेट बी गए, लेकिन कैसे गए? इरिवर्सिबली। और स्टेट बी से स्टेट आ गए रिवर्सिबली। ओवरऑल को रिवर्सिबल बोलेंगे कि इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल ही बोला जाएगा ना। तो अगर ये ओवरऑल इरिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस है तो हम तुरंत बोल सकते हैं साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ DQ इरिवर्सिबल बाय T विल बी लेस देन 0। यस और नो? यस सर। साइक्लिक इंटीग्रल का क्या मतलब होता है? ए से बी तक इंटीग्रेट कर, तो ए से बी क्या था? DQ इरिवर्सिबल बाय T प्लस फिर बी से ए तक इंटीग्रेट कर दे, और ये क्या लिखेंगे? DQ रिवर्सिबल बाय T इज लेस देन 0। क्लियर? आप लोगों को गणित बहुत अच्छे से आता है। यहां माइनस लगाए तो क्या करना पड़ेगा? लिमिट चेंज किए, ठीक है। इसको इस तरफ भेज दो, ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? ए से बी DQ रिवर्सिबल बाय T इज ग्रेटर देन ए से बी DQ इरिवर्सिबल। ये लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है ना। तो हमारा ये दोनों इंटीग्रल क्या हो गया? ए से बी
ए से बी, अगर दोनों इंटीग्रल ए से बी और ए से बी हो गया तो हटाओ ये वाले को, सिर्फ ए से बी पे ही ध्यान देते हैं, सिर्फ ए से बी पे ही ध्यान देते हैं, इसी का मीनिंग समझते हैं। समझ में आया क्या किए? अब अगर हम तुमसे पूछें कह रहे ए से बी एक्चुअली इट वाज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, एक्चुअली इट वाज इरिवर्सिबल, लेकिन ये एक्सप्रेशन कैसे लिखा हुआ है? रिवर्सिबल मानते हुए, और रिवर्सिबल मानते हुए इंटीग्रल डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी को क्या बोला जाता है? डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम इज ग्रेटर देन इंटीग्रल ए से बी डी क्यू इरिवर्सिबल बाई टी। ये एक्चुअल प्रोसेस है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे एक्चुअल हीट, बोलोगे ना? लेकिन चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, एंट्रोपी चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं? बाय अज्यूमिंग इट टू बी अ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ था उसका क्या मीनिंग है? हम ए से बी को रिवर्सिबल मान लिए और तब लिखे, ऑब्वियसली ये एंट्रोपी चेंज है, सिस्टम का एंट्रोपी चेंज है कि नहीं है? अब ध्यान दे, इन आइसोलेटेड सिस्टम, इन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड का मतलब क्या? हम सिस्टम को आइसोलेटेड मान लिए, नो हीट नो मैटर, है ना? तो अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो आइसोलेटेड सिस्टम में हीट एक्सचेंज कितना होगा? बोलोगे ना जीरो, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा? जीरो। तो तुरंत डेल्टा एस ऑफ सिस्टम क्या बोलोगे? ग्रेटर देन जीरो। इसका क्या मतलब हुआ कि एंट्रोपी बढ़ा, एंट्रोपी बढ़ा। तो आइसोलेटेड सिस्टम में कोई भी इरिवर्सिबल प्रोसेस, फास्ट प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है तो एंट्रोपी हमेशा बढ़ता है। नोट करो, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, एक बात ध्यान रखना, हर इरिवर्सिबल प्रोसेस फास्ट होता है और स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस हो रहा है इसलिए तो फास्ट है। तो ऑल इरिवर्सिबल प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस एंड फास्ट प्रोसेस। नोट करो सेंटेंस में, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इफ एनी स्पॉन्टेनियस irreversible process happens, in an isolated system if any spontaneous irreversible fast process happens, that always lead to entropy increase, that always leads to entropy increase. In an isolated system, if any irreversible, spontaneous, fast process happens, that always leads to entropy increase. एक आइसोलेटेड सिस्टम में अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ तो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम हमेशा बढ़ता है। यह भी सेकंड लॉ का ही स्टेटमेंट है। समझ में आ रहा? ठीक है। अब देखो, ये था हमारा सिलेंडर पिस्टन सिस्टम, और ये बाकी जो बच गया था सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को मिला के एक बड़ा सा सिस्टम मान लो, तो वो कौन सा सिस्टम आ जाएगा? यूनिवर्स, है कि नहीं है? अगर हम इस छोटे से सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को इकट्ठे अगर एक बड़ा सिस्टम मान लें तो क्या बन जाएगा? यूनिवर्स आएगा। और यूनिवर्स किस टाइप का सिस्टम है? आइसोलेटेड। देयरफॉर वी कैन से डेल्टा एस ऑफ द यूनिवर्स इज ग्रेटर देन जीरो। यस और नो? और प्रैक्टिकली
रियल लाइफ में इस यूनिवर्स में सारे प्रोसेस इरिवर्सिबल हो रहे हैं। रिवर्सिबल तो पेन पेपर पे होता है। इस यूनिवर्स में जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं वो कैसा प्रोसेस हो रहा है? इरिवर्सिबल, स्पॉन्टेनियस। अगर आइसोलेटेड में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ तो एंट्रोपी क्या होता है? बढ़ता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि यूनिवर्स का एंट्रोपी इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। यह भी स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ही है। एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट but entropy of the universe is constantly increasing. Energy of the universe is constant, but entropy of the universe is constantly increasing. Energy of the universe is constant, but the entropy of the universe is constantly increasing. तो डेल्टा एस यूनिवर्स क्या है? ग्रेटर देन 0, इरिवर्सिबल, स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा एस यूनिवर्स क्या है? बेसिकली डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। ये दोनों को मिला के ही तो डेल्टा एस यूनिवर्स है। तो इस छोटे से सिस्टम का डेल्टा एस और ये सराउंडिंग का डेल्टा एस, दोनों को जोड़ेंगे तो यूनिवर्स का डेल्टा एस। तो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर देन 0 हो गया, माने इरिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और इसीलिए मैंने बोला था कि हम लोग को सराउंडिंग का भी देखना होता है, सिर्फ सिस्टम का देख के हम लोग डिसाइड नहीं करते। अगर इन दोनों का जोड़ ग्रेटर देन 0 आया माने प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, नहीं तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। चलो ठीक है, अगले क्लास में न्यूमेरिकल्स